एक पॉइंट ऐसा आया कि जब मैंने ये फील करना शुरू किया कि वाई आई एम ख्वाजा इमरान, हम एज अ पेरेंट्स रोल मॉडल नहीं बन पा रहे। हम बच्चे को कह देते हैं कह दो फ़ोन के ऊपर मैं मौजूद नहीं हूँ। बच्चे ने ऑर्गेनाइजेशन में बाद में जाना है, पहले उसकी स्टार्टिंग आपके घर से हो रही है। क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं वो इन्वायरमेंट बेस भी चल रहा होता है, तो उसके लिए नॉलेज और स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अगेन जो मैंने पहले भी बात की थी, उसका एटीट्यूड मेन हम उसको फोकस कर रहे होते हैं। काम हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो रहे हैं, बट गैप मैंने इसलिए कहा कि अभी भी बच्चे आते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक है। दोस्तों ऑनेस्टी, आज हम इस पे बात करेंगे कि जो इदारों में अक्सर ये कहा जाता है कि यार ये बंदा बड़ा डिसऑनेस्ट है, यार ये बंदा सही काम नहीं करता, यार ये बंदा वफादार नहीं है। क्या पैमाना होता है मालिकान का देखने का कि ऑनेस्टी होती क्या है? आज इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द सीजन HR प्रोफेशनल। इनका नाम है ख्वाजा इमरान। ख्वाजा इमरान इज करंटली वर्किंग एज ए जनरल मैनेजर HR एट स्टारलेट शूज़। आइए मिलते हैं ख्वाजा इमरान साहब से और जानते हैं उनके एक्सपर्ट ओपिनियन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच ख्वाजा इमरान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एंड इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू इनवाइट मी हियर एट दिस प्लेटफॉर्म। ग्रेट, वंडरफुल। हाय साहब, हम टॉपिक पे तो ज़रूर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक है भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक है, लेकिन उससे पहले हम आपकी सक्सेस स्टोरी भी सुनना चाहेंगे। माशाल्लाह 20 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ HR, बहुत बड़े बड़े इदारों के साथ आपने काम किया। आई मीन वर्जन, स्टारलेट और HR कंसल्टेंट्स भी रहे आप। कहीं इदारों को, बहुत सारे इदारों को आपने ट्रांसफॉर्म भी किया। तो ज़रा ये बताएंगे जो HR का जो सफ़र था, ये जो स्टार्ट करने का था, ये बाई चांस था या बाई चॉइस था? अच्छा, काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें हो चुकी हुई डिस्कस, मैं उस पर थोड़ा सा फिर से एक दफ़ा बयान करता हूँ। बेसिकली आई एम एन इंजीनियर। अब बात यह है कि जी इंजीनियरिंग करके तो मुझे इस वक्त किसी फील्ड में होना चाहिए था, टेक्निकल फील्ड में होना चाहिए था, बट राइट नाउ आई एम एन HR फील्ड। सो आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग इन 1998। तो उसके बाद कोई 6-7 साल जो था वो टेक्निकल ही मेरा गुजरा, बट आफ्टर दैट I start realizing that I am not made for that specific machines. Agreed. What I love was and is human interaction. लोगों को सुनना, उनसे बातें करना, उनके माइंड के साथ उनको ईज़ करना, उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना। और इस चीज़ के अंदर मैंने फ़ील किया उस ज़माने के अंदर, आज से काफ़ी साल अब उस बात को हो चुके हैं, कि मुझे इसमें एक अंदर से ना एक इत्मीनान मिलता है। तो जब मैंने ये चीज़ फील की तो फिर मैंने स्पेसिफिक ढूंढा कि मैं चाह क्या रहा हूँ, और सारी बात जो है वो वहाँ पर कहाँ पे आ गई कि सेल्फ रियलाइजेशन पे आ गई। तो एक पॉइंट आया, जब अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी मेरे पे की, एक पॉइंट ऐसा आया कि जब मैंने ये फील करना शुरू किया कि वाई आई एम ख्वाजा इमरान। तो जब वो पॉइंट आया तो एक खुदी इकबाल की जो इसे कहते हैं कि वो उस खुदी ने ढूंढना शुरू किया उस खुदी को। तो एंड कहाँ पर हुआ? जो एंड था वो ये था कि यार आई एम मेड फॉर द ह्यूमन बीइंग के लिए जो HR का प्रोफेशन था। और स्पेसिफिकली अगर आप बात करते हैं, जो मेरा ब्रेड एंड बटर है वो हमारे HR फील्ड से चलता है। जो मेरा पैशन है दैट इज़ ट्रेनिंग। वंडरफुल, व्हाट अ इंस्पिरेशनल स्टोरी। मैं तो खुद आपको बड़े सालों से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपसे पर्टिकुलरली ट्रेनिंग में सीखी भी हैं। वंडरफुल एक्सपीरियंस। अच्छा इमरान साहब, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जो टॉपिक है हमारा। द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया और हमारी बात भी हुई थी कि ट्रस्ट वर्दी पर्सन किस तरह से आप जो हैं बन सकते हैं। फिर हम ज़रा बात करेंगे जो
इदारे हैं अक्सर ये कहते हैं कि यार ये बंदा ऑनेस्ट नहीं है, यार ये बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है। कैसे पता चलता है इदारे वालों को कि यार ये बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है? क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इश्यूज़ होते हैं उन बंदों में जो कि कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं? इस पर हम ज़रा बात करेंगे। पहले हमें बताइए कि ट्रस्टवर्दी पर्सन होता क्या है? कल जब आपने मुझे टॉपिक शेयर किया और आपने कहा कि जी आपने आना है, तो मुझे बड़ा मज़ा आया इस चीज़ के लिए। मैंने अपने माइंड के अंदर जो हमेशा जब भी मैं काम करता हूँ एक आउटलाइन बनाता होता हूँ, तो वो आउटलाइन के अंदर मैंने डिफरेंट शेड्स को रखा सामने। अच्छा, अब जब हम इस बात पे आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ पे हम बात करेंगे, जिसके अंदर ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रस्टवर्दी में जाने से पहले मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा इसकी बेस से। जब हम बात करते हैं ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी की, तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि इसमें फ़र्क है क्या। जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, मैं चाहूँगा कि पहले उस फ़र्क को फील करें कि है क्या, क्योंकि हम एक ही चीज़ समझते हैं, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को हम एक ही समझ रहे होते हैं। जब हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, जो हमें बचपन से कहा जाता है जब बच्चा छोटा होता है कि सच बोलो, सच बोलोगे तो ये हो जाएगा, सच बोलोगे तो वो हो जाएगा। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ को दीवार पे लिखा हुआ देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं इंटेग्रिटी भी हमारी वैल्यू है। ऑनेस्टी इज बेसिकली वर्ड ईमानदार, अमीन। जब हम इंटेग्रिटी की बात करते हैं तो ये एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है। जब हम ब्रॉडर फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर ऑनेस्टी इसका पार्ट बन जाता है, और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास ऑनेस्टी आ जाएगी, और बहुत सारी चीज़ों के ये एक पूरा एक चीज़ बन जाती है। तो इसको जब हम बात करते हैं कि जी इंटेग्रिटी की हम बात करते हैं, तो इंटेग्रिटी एक्शन पे डिपेंडेंट होती है, और एक्शन मॉरल वैल्यूज़ के साथ चल रही होती हैं। मॉरल वैल्यूज़, अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अभी मैंने चूँकि कहा, एक 18 साल, छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी सुनाऊंगा, सुनी भी हुई आपने सब ने। 18 साल का एक नौजवान है, ईरान में रहते हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं। उस ज़माने में बगदाद एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इल्म हुनर का समुंदर थे। माँ से इजाज़त लेते हैं, माँ कहती हैं ज़रूर जाओ, और उनको एक एडवाइस जाते हुए करती हैं कि हमेशा सच बोलना, क्योंकि ये हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यूज़ हैं और अल्लाह ताला का हुक्म है। रास्ते में जाते हैं, काफ़िला जा रहा होता है, लुटेरे पड़ जाते हैं, और लुटेरे जनाब जब उनको तलाशी लेते हैं तो उनके पास से कुछ नहीं निकलता। बंदा उससे पूछता है कि क्या कुछ है तुम्हारे पास? कहता हाँ है। फिर तलाशी लिया जाती है, कुछ नहीं निकलता, पकड़ के सरदार के सामने पेश कर दिया जाता है। तो सरदार उनसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पास क्या चीज़ है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं निकल रहा, तुम कह रहे हो तुम्हारे पास मौजूद है। तो वो कहते जी मेरे आप इस जगह से मेरे इस जो मैंने लिबास पहना हुआ है इसकी सिलाई खोलें, इसके अंदर सोने के दिनार हैं। वो सोने के दिनार बाहर निकल आते हैं, वो सब हैरान परेशान रह जाते हैं। बच्चे से पूछा जाता है कि यार तुम, हमें तो पता नहीं चला था, क्यों बताया? मेरी माँ का हुक्म था कि जब बोलो सच बोलना है, कॉन्सिक्वेंसेस पे आपने नहीं परवाह करनी है, क्यों है, क्या है, कैसे है। अल्लाह की राह, अल्लाह ने फरमाया और रसूल की वैल्यूज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यूज़ हैं। रो पड़ते हैं और दुनिया चेंज हो जाती है। वो 18 साला जो बच्चा हज़रत अब्दुल्ला कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु, तो ये हमारी अपनी वैल्यूज़ है, हमारी अपनी किताबें हैं, हमारी अपनी बातें हैं। अब ये वो चीज़ है जो आगे आज के दौर में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही। आज हम एज अ पेरेंट्स रोल मॉडल नहीं बन पा रहे। हम बच्चे को कह देते हैं कह दो फ़ोन के ऊपर मैं मौजूद नहीं हूँ, कह दो फ़ोन के दरवाज़ा खड़क रहे, आप कह दें दस्तक के ऊपर के अबू घर पे नहीं है। तो वो जो रोल मॉडल की चीज़ें थी ना, वो कहाँ पे आके ख़त्म होती है? हमारे से। बच्चे ने ऑर्गेनाइजेशन में बाद में जाना है, पहले उसकी स्टार्टिंग आपके घर से हो रही है। जब वो घर से स्टार्ट कर रहा है, घर से वो क्या लेकर वहाँ पहुँच रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पैरामीटर्स हैं, फ्रेमवर्क है, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन ही ये है, अ ग्रुप ऑफ वेरियस पीपल, डिफरेंट पीपल वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। अब वो जो लोगों ने इकट्ठे होकर एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है, वो लोग कहाँ से आ रहे हैं? डिफरेंट घरों से आ रहे हैं। उन घरों की तरबियत क्या है, वो घरों में क्या ग्रूम हो रहे हैं, उनकी अपनी वैल्यूज़ क्या है, अपनी इकदार क्या है। जब हम बात करते हैं वैल्यूज़ की, अब वैल्यू बड़ी मज़ेदार चीज़ है। हम सुनते तो ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी इस्लामिक वैल्यू है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ हैं, ये मेरा कल्चर मुझे कह रहा है, ये मेरे आपके नॉर्म्स हैं, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसे है।
बट द थिंग इज दैट कि वो है क्या। और ये वैल्यूज लिखी होती है इदारों में, क्या वो इम्प्लीमेंटेड भी होती है? हाँ साहब, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। उसको कराने का तरीका है, मैं उसकी तरफ अभी आऊँगा। उस बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, यहाँ पे बिल्कुल लेकर आऊँगा इसको, जब ऑर्गेनाइजेशन के हम फ्रेमवर्क के अंदर आ जाएंगे। तो और जो वैल्यूज़ हैं दैट इज़ बेसिकली सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। वो कोई भी हो सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो ऑनर होता है, जो टॉप लीडर होता है, वो अपनी कंपनी की वैल्यूज़ को लिखता है, और जितने ऑर्गेनाइजेशन में बंदे इकट्ठे होते हैं उनको काम होता है फॉलो करना। इस्लामिक वैल्यूज़ में हमारे अल्लाह और रसूल ने क्या फरमाया, वो ऊपर से हमारे पास हदायत आ गई, ये हमारी वैल्यूज़ हैं, वी हैव टू फॉलो। इसी तरीके से हमारी जब कल्चर के अंदर आते हैं तो हम कहते हैं जो हमारी डेमोग्राफिक जो हमारी चीज़ें हैं इसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये था हमारा बैकग्राउंड। क्या आज हम अपने बच्चों को इस तरह तैयार कर रहे हैं? बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो कि डेवलप होकर ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं अदारों के हाथ में। अदारों के अंदर हम लोग जो टीचर्स हैं अब वो वाले उस्ताद नहीं रहे। हम जब मैं भी उस्ताद हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो टाइम फ्रेम देख रहे होते हैं, हमारी अगली असाइनमेंट क्या है, हमें वहाँ पे पहुँचना है, हमने दिस डैट ब्ला 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 ब्ला। अब द थिंग इज़ डैट के यार वहाँ पे पहुँचना है, इट मीन्स कि हम टाइम बाउंड हो रहे हैं। क्या हम वो चीज़ मैसेज अपने बंदों को दे पा रहे हैं, बच्चों को कन्वर्ट कर पा रहे हैं? क्या वो ट्रांसफॉर्मेशनल अमल जो है, वो जो प्रोसेस है, वो क्या यहाँ पर हो रहा है? क्या हम अपनी ऑडियंस को, अपने यंगस्टर्स को वो चीज़ दे पा रहे हैं जो उन्होंने लेकर आगे चलना है? मेरी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंट्रैक्शन रहती है। पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, तो यूनिवर्सिटी के साथ इंट्रैक्शन हुई, तो बच्चों के साथ होने के बाद मैं डायरेक्टर से मिला तो उन्होंने एक फ़ीडबैक मांगा। मैंने कहा सच बोलूं झूठ बोलूं? कहते सच बोलें। मैं कहा जी आपका स्टूडेंट रूड है, उसके एटीट्यूड का मसला है। अच्छा, उसके बाद वजह ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन टीचर से नीचे आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आप अपने टीचर्स पे काम करें जिन्होंने उनको तैयार करना है। मैंने इंजीनियरिंग बाहर से की हुई है। जब मैंने इंजीनियरिंग बाहर से की तो हमें मैनेजर डेवलप किया गया था। हमारे जहन में ये चीज़ डाल दी गई थी कि आप मैनेजर हैं, आपने जाते ही इस पोस्ट पे बैठना है। हमारे अच्छे अदारे जो पाकिस्तान के हैं वो भी बच्चों को ऐसे ही डेवलप करते हैं। इस चीज़ के अंदर सब चीज़ों की जो मेन जान है, तालीम आ जाएगी, स्किल डेवलप हो जाएंगे, सब चीज़ें आ जाएंगी। जो चीज़ है वो क्या है? वो एटीट्यूड है। क्या बच्चा एटीट्यूड लेके अपना हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर आया? उन एटीट्यूड्स के साथ उसको किस तरह तैयार किया गया? ठीक है, अब एटीट्यूड, एट्रीब्यूट, ये वो दो तीन चीज़ें हैं जो मिलकर एक पर्सनैलिटी बना रही होती है। बिल्कुल। अच्छा खाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन मैं बिल्कुल पूछ रही हूँ हमारे टॉपिक पे। आप बड़ी अच्छी डिस्कशन आप कह रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि अक्सर औकात हमें इदारों में ये कहा जाता है यार डिप्लोमेसी, यार डिप्लोमेटिक आंसर दो, यार सच ना बोलो। हम बोलना तो चाहते हैं, वैल्यूज़ भी हमारी हैं, लेकिन इदारों का स्टाइल ऐसा होता है। इदारे शायद चाहते हैं कि वो नहीं यार ज़रा घुमा फिरा के ये बात करो। तो आप क्या समझते हैं कि जो घुमा फिरा के बात करना या डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर देना, क्या ये वैल्यूज़ के साथ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती? नहीं होती। मैं इसकी मिसाल फिर से अपने वापस जाऊंगा। एक बच्चा है, उसको नमाज की आदत डालनी है। माँ कहती है कि जब नमाज पढ़ोगे नीचे मीठा निकलेगा। एक दिन उसके बाद मीठा नहीं होता। ठीक है, अल्लाह से दुआ करती है मैं झूठ ना मेरा बोला जाए, उसके नीचे पैदा कर देना। अल्लाह ताला उसको पैदा कर देता है। अब कहाँ पर है? अब यहाँ पर इस चीज़ को हम टेक्निकल ज़बान में मैं आ जाता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क के अंदर। हम इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। एट वट सिचुएशन वट यू हैव टू से, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हिकमत इसको ये कहती है कि आप झूठ ना बोलें, आप खामोशी इख्तियार कर लें। खामोशी खुद एक सच है। अगला बंदा अक्लमंद होगा, वो उस चीज़ को समझ जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने जहाँ पर आपका सच से अगला बंदा तकलीफ़ में जा सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के उस डायरेक्ट सच से मैं मिसाल देता हूँ, इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मैं इस वक्त फैशन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। स्टारलेट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, स्टारलेट शूज़। वहाँ पर एक चीज़ कहते हैं कि जी लेदर के शूज़ हैं। कुछ शूज़ लेदर के होते हैं, कुछ शूज़ नहीं होते, जिसको आम ज़ुबान में रैक्सिन कहा जाता है, आर्टिफिशियल लेदर कहा जाता है। अच्छा, अब इस चीज़ को हमने खूबसूरत जो अल्फाज दिए हैं वो है मैन मेड लेदर। मैन मेड लेदर का मतलब क्या हुआ कि ये आर्टिफिशियल लेदर है। लेकिन सुनने वाले ने क्या अखज़ किया कि यार ये लेदर ही की कोई फॉर्म है, इसलिए मैन मेड लेदर कहा जा रहा है। ठीक है, हमने झूठ भी नहीं बोला,
और चीज़ वो वहाँ पर भी आ गई। तो आपके सवाल का जो जवाब है वो निकालने के लिए एग्जांपल ये वाली दे रहा था कि कई बार जब हम बात ये कर रहे होते हैं कि यार हमारे पास क्या है, हमने क्या बात करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बात हमने हिकमतन उसको इस तरह करनी होती है कि अगले बंदे को बुरी ना लगे, आपके इमोशंस उसको डिस्टर्ब ना करें और अगले बंदे के इमोशंस हर्ट ना हो रहे हो। तो इमोशनली हमने इस चीज़ को बेहतर तौर पे लेके चलना होता है। ऑर्गेनाइजेशन में आज आईक्यू को नहीं देखा जा रहा, वहाँ पे ईक्यू को देखा जा रहा। तो इमोशन इंटेलिजेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो चुकी हुई है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल थिंग जो आपने बात की कि जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दी की क्या चीज़ें हैं। तो कहने की बात ये कि हम दीवार पे ये जो आपकी चीज़ें खूबसूरत लगाई हुई हैं, दीवार पे वैल्यूज़ लिखना इज़ नथिंग। वैल्यूज़ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते और करवाते हैं, प्रैक्टिस होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज जो लिखी जाती हैं वो इंटेग्रिटी हो, वो ट्रुथनेस हो, वो कुछ भी आप वहाँ पे लिख दें, लेकिन अगर वो टॉप टू बॉटम नहीं चल रही हैं, यानी टॉप वाला वो करके नहीं दिखा रहा, यानी कि रोल मॉडल, अगेन मैं हमारे इस्लाम के अंदर हमारा रोल मॉडल कौन है? वो हस्ती है जिसको हम देखकर सब कुछ लेकर चलते हैं। वाह, बिल्कुल। तो वो रोल मॉडल उसने अपने आप को क्यों बनाया? क्योंकि आज हम दुनिया की जो तजारत करते हैं, हम दुनिया की बातें करते हैं, तो हमारे सामने क्या चीज़ होनी चाहिए? वो असवे हसना होना चाहिए। हमारे सामने क्या होना चाहिए? वो पूरी ज़ात होनी चाहिए कि उसने हमारे लिए क्या क्या कर दिया, हमारे लिए एग्जाम्पल्स बन गई, अब हमने उसको जस्ट फॉलो करना है। तो जब टॉप से वो चीज़ें शुरू होंगी, जब एक जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो उस चीज़ को उस तरह लेकर चलेगी, वही चीज़ नीचे आएगी। दूसरी चीज़ ये कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, वो जिस किस्म का भी आ रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद हम उसको किस तरह उसको मोल्ड कर रहे हैं। जैसे आर्मी में होते हैं ना, फर्स्ट टू ब्रेक द मैन देन टू मेक अ मैन, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी यही चीज़ होनी चाहिए। अपने वैल्यूज़ पे बंदे को ढालना चाहिए। और जहाँ तक ये बात आ जाती है कि जी वो ट्रस्टवर्थी है, नहीं है, काम चोरी इसकी निशानी है। हम कहते हैं जी इसने 8 घंटे लगाए, वो चीज़ नहीं हुई। एचआर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम सिंपल से उसका जॉब एनालिसिस कर लेते हैं, बिल्कुल वहाँ से हम चीज़ें बाहर निकाल लेते हैं कि यार ये है क्या, ये कर क्या रहा है, इस टाइम फ्रेम में ये चीज़ें होती हैं नहीं होती है। टेक्निकल हमारे पास गैजेट्स हैं, तो हम उसको देख लेते हैं क्या वो ऑनेस्ट है। अब ऑनेस्ट जो है वो एक ऐसी टर्म है जो कि मेजरेबल उस तरह नहीं है, टेंजिबल नहीं है चूँकि, तो उसकी ऑनेस्टी कहाँ पर आएगी? उसके रिजल्ट के साथ हो जाएगी। जो वो केपीएस लेकर चल रहा है, क्या वो केपीएस अचीव हो रहे हैं? अगर वो अचीव हो रहे हैं, इट मीन्स कि वो अपने काम के साथ ऑनेस्ट है, वो उसको भी टाइम भी दे रहा है, वो फेथफुल भी है, वो इनिशिएटिव ले रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक निशानी होती है एक बंदे की चेक करने के लिए कि एक बंदा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या आगे कोई इनिशिएटिव लेता है, खुद से कुछ चीज़ सोचता है, या जस्ट वेट कर रहा होता है कि टॉप से कोई ऑर्डर आएगा, आई जस्ट हैव टू फॉलो दैट ऑर्डर। दैट इज़ ऑल्सो दैट वन सिग्नल ऑफ दिस थिंग। अच्छा, एक चीज़ और हसन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि हमारा दीन हमें क्या बता रहा है इस तरफ, हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ हमें क्या बता रही हैं इस तरफ। अच्छा, उसके साथ जो मेन चीज़ होती है वो हम खुद हैं, द सेम द आइडेंटिटी बाय आवरसेल्फ। हमारा जो माइंड है वो बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने बड़ी ही खूबसूरत चीज़ पैदा की है। ये जो काम कर रहा होता है ना, ये कोरिलेशन के ऊपर काम हो रहा होता है। वो कोरिलेशन जो है, जिसको न्यूरोसाइंसेस के अंदर जो हम बात करते हैं ना, जब हम सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं तो उसको न्यूरो इमेजिंग कहा जाता है। जो न्यूरो इमेजिंग होती है वो डिपेंड कर रही होती है इन्वायरमेंट के ऊपर। क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं वो इन्वायरमेंट बेस भी चल रहा होता है? क्या इन्वायरमेंट ऐसा है, क्या इन्वायरमेंट उनको सपोर्ट कर रहा है? एक छोटी सी बात करूंगा, एक छोटा सा आप ये जो गमला या कोई फूल का या बीज आप बो दें और उसको अपने आप वॉशरूम में रख दें, वो कभी भी तनावर दरख्त नहीं बन पाएगा। इन्वायरमेंट मैटर्स। वही बीज किसी जगह पे आप फेंक दें ओपन के अंदर, वहाँ तनावर दरख्त बन जाएगा। Hi Sab, you were amazing and superb in the whole session. I have learned a lot of things from you. Hi Sab, अब जरा हम बात कर लेते हैं स्टारलेट शूज़ की। यार अगर 3 साल पहले, 5 साल पहले अगर हम देखें स्टारलेट शूज़ को, बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह एक्सपेंशन, ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग में भी देखें, अगर आप रिटेल के आउटलेट्स देखें, क्या ये आप ट्रेनिंग्स करवाते रहे हैं जो कि कोई उनकी दुकानें जो हैं वो डबल ट्रिपल होती रही? नहीं, इसके अंदर तो ये पूरी टीम वर्क होता है। एक चीज़ का मैं इसको नहीं कभी भी इसको सेहरा दूंगा, ये खाली कंट्रीब्यूशन खाली ट्रेनिंग्स का ही है। एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है, एक यस, हर डोमेन का अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है।
हाँ, जो चीज़ आपने पूछी, क्योंकि आप मुझे जब से हमारी मुलाकात है, मैं इससे पिछले ऑर्गेनाइजेशन में था, बोजन में था, उसके बाद अब स्टारलेट में हूँ, तो मेरा ज़्यादा फोकस चूँकि पैशन है ट्रेनिंग्स के ऊपर हो रहा होता है, तो ट्रेनिंग्स के ऊपर आप भी देख रहे होते हो कि मैं खुद इनके अंदर मर्ज हुआ होता हूँ। इकबाल का शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। तो यही असूल जो है ना मैंने अपनी ज़िंदगी में लगाया हुआ है कि यार चाहे वो मेरा छोटा सा 15,000 लेने वाला एक स्टॉक बॉय हो, चाहे वो मेरा GM हो, उसके साथ उसके प्लेटफॉर्म में आ जाना है, उसके रोल में आ जाना है। जब आप उसके रोल में आ जाते हैं तो आपको हर चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है, गैप्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, फिर उस गैप को फिल करना आसान हो जाता है। उसको बाय करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने अगले बंदे का ट्रस्ट बाय किया या नहीं किया, वो बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको नीचे उतरना पड़ता है। यही वजह है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कहीं पर भी जाता हूँ तो लोग अगर मुझे प्यार करते हैं, मुझे इज़्ज़त करते हैं, तो उसकी मेन वजह यही है कि मैं उनके साथ उन जैसा बना, फिर जो मेरे पास कुछ थोड़ा सा जो भी था उसको ट्रांसफॉर्म किया, मेरे थ्रू चीज़ें गईं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वक्त ये 15-20 साल के अंदर जो मैंने काम किया है थोड़ा सा, इसके अंदर मैं यही कहता हूँ कि मेरे थ्रू चीज़ें आगे गईं। आज मेरे ट्रेंड जो बच्चे होते हैं वो आगे जब जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो इज़्ज़त देते हैं। किसी भी शहर की किसी मार्केट में मैं चला जाता हूँ तो बाहर निकल आते हैं मिलने के लिए। ये अल्लाह ताला का एक बड़ा करम है, नवाजिश है उसकी, कि ये इतनी इज़्ज़त उसने बख्शी हुई है। बाकी ये है कि चीज़ें साथ से चल रही होती हैं। हाँ सब। अच्छा ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह काफ़ी इंटरव्यूज़ आपने किए 15-20 सालों में, आप क्या समझते हैं कि जो हमारा जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो मार्केट में आ रहे हैं, आर दे रेडी फॉर द वर्क प्लेस? कोई एकेडेमिया का और कॉर्पोरेट का गैप है कहीं पे? सर बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप। अच्छा ये गैप हम 2005 से भी सुन रहे थे, 2000 से भी सुन रहे थे, कोई गैप कम हुआ है? कोई कंट्रीब्यूशन एकेडेमिया की तरफ से हुई है, कुछ कॉर्पोरेट की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव्स लिए गए? तो ज़रा आज हमें बताइए प्लीज़। दोनों साइड से काम हो रहा है। जिन अदारों के साथ मैं इंटरेक्ट हूँ वहाँ पर मैं देखता हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स पे काम किया जा रहा होता है बच्चों के ऊपर, और इसी तरीके से एक बच्चा जब तैयार होकर आता है, हम जब इंटरव्यूज़ उसके ले रहे होते हैं तो हमारे लिए उसके लिए नॉलेज और स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। अगेन जो मैंने पहले भी बात की थी, उसका एटीट्यूड मेन हम उसको फोकस कर रहे होते हैं। तो जो मेन चीज़ है, जो अदारों से भी रिक्वेस्ट है, काम हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो रहे हैं, बट गैप मैंने इसलिए कहा कि अभी भी बच्चे आते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता, उनको नहीं पता कि यार वाई दे आर स्टडिंग दिस मास्टर्स और दिस BBA और दिस पर्टिकुलर जो भी उनका सब्जेक्ट चल रहा है वहाँ पे, उनका ऑब्जेक्टिव है क्या, वो लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, उनका मकसद हयात क्या है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक उस्ताद ने ट्रांसफॉर्म करना है किसी भी हमारे बच्चे के अंदर, जो कि हमारा कल का पाकिस्तान है। जब तक उसे ये नहीं पता होगा कि मैं क्या हूँ, वो क्या आगे जाके मुस्तकबिल को संवारेगा। वो फिर 20 साल ज़ाया करेगा और 20 साल के बाद इस जगहों पे बैठ के कोई इंटरव्यू ले रहा होगा या दे रहा होगा और फिर अपने आप को मनवा रहा होगा। तो आज जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अदारों से कि वो अपने बच्चों को इतना तैयार करें, ऐसे तैयार करें कि जब वो आएँ तो पहले 3-4 साल के अंदर वो अपने आप को खड़ा कर लें, और खड़ा करने के बाद उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स पाकिस्तान, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और वो वहाँ पर जब काम करेंगे तो और बेहतरी आएगी। एनी फाइनल वर्ड अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन, प्लीज़ गो अहेड। बड़े अरसे से कासिम साहब को जानता हूँ जी मैं, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट है टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब उनकी कही हुई बातें जो हैं, लोग उसको कोट एक दूसरे को कर रहे होते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक अच्छी चीज़ मैंने देखी है कि ये फैल रहा है। फैल इन द सेंस नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग इन द सेंस कि कासिम अली शाह एक नहीं है, कासिम अली शाह हज़ारों पैदा हो रहा है। तो ये सबसे मेरे ख्याल यही इसका क्रंच मैं कहूँगा कि यार एक बंदे ने अगर अपने जैसे बहुत सारे बंदे पैदा करने शुरू कर दिए हैं, इट मीन्स कि कुछ तो है जो आगे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं 2-4 मिनट पहले भी कर रहा था, ज़रूरत है आज के बच्चों में। Wonderful. Thank you very much, Imran sir, once again. I mean, you were amazing and superb in the whole session. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। ख्वाजा इमरान साहब हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बताया कि ऑनेस्टी क्या होती है, किस तरह से आप एक डिसऑनेस्ट पर्सन को पहचान सकते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि इदारों में अक्सर ये कहा जाता है यार ये बंदा
बड़ा डिसऑनेस्ट है, ये बंदा हमारे साथ वफादार नहीं है। तो उसकी भी उन्होंने चीज़ें बताई कि क्या है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि देयर इज़ अ गैप, देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड कॉर्पोरेट। उन्होंने ये भी कहा कि वक्त के साथ साथ वो कम हुआ है और भी ज़रूरत है कि इदारे और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके आपस में कोलैबोरेशन हो। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।